नया दिन नई बात और एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एच एस। लेकर आया हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक खास इंपॉर्टेंट बात एंड इट इज रिलेटेड टू द क्वाइंस डेवलपमेंट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब हमारे पुरातत्व के साक्ष्य, और उनके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मुद्राओं की, करेंसी सिस्टम्स या कॉइन्स की। क्या है इनकी इंपॉर्टेंस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यदि हम देखें तो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड द न्यूमिस्मैटिक्स। इन्हें मुद्रा शास्त्र या कह सकते हैं न्यूमैथमेटिक्स कहा जाता है, जो इंडियन हिस्ट्री को जो इंडियन हिस्ट्री को जानने का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। या यूं कहें कि अभिलेखों के बाद इनका नाम आए तो कोई गलत बात तो नहीं हो सकती। तो अभिलेखों के बाद इनकी हम इंपॉर्टेंस को कंसीडर कर सकते हैं, और इसे कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। इसके अंतर्गत कॉइन्स के अलावा हम पदक और मेडल्स, इन सब चीजों का अध्ययन भी करते हैं। तो न्यूमिस्मैटिक्स का स्कोप केवल मुद्राओं तक ही सीमित नहीं है। मेडल्स, पेपर मनी, इन सब चीजों का भी स्टडी इसी के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन सबसे पहले सिक्के किसने चलाए, कब चलाए, किस तरीके से सिक्कों का डेवलपमेंट हुआ, इन सब के प्रश्नों को जानने से पहले हम कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ द इकोनॉमी। यदि आपकी एम्पायर के अंतर्गत हम ऐसे कहें कि यदि एम्पायर में आपको सिक्के किसी जगह ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सिक्के जो हैं वो उस व्यवस्था के अंतर्गत कैपिटल को इंडिकेट करते हैं। या यूं कहें कि ये भारत में सिक्के यहां यहां मिले हैं, और आप देखेंगे कि आप इधर पर आपका डेंसिटी ज्यादा है, तो इट इज शोइंग दैट कि ये आपकी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु होगा। तो सिक्के कहीं ना कहीं आपकी राजधानी की इंपॉर्टेंस को भी बता रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे दूसरा हम देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी होते हैं सिक्के। यदि आपकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सिक्के प्योर गोल्ड कॉइन्स के बने हुए हैं, तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी होगी। यदि सिक्कों में अशुद्धता देखने को मिलती है, इट मींस यू आर शोइंग दैट द बैड इकोनॉमिकल कंडीशंस। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी इंडिकेट करते हैं आपके कॉइन्स। क्या पहले आपने कभी सोचा था? नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट्स, और अगला पॉइंट्स है आपकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंशंस। यदि आपके सिक्के एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं, या कहीं ना कहीं इतने क्षेत्र में मिले हैं जिस क्षेत्र को मैं यहां ड्रॉ करके बता रहा हूं, इट इज शोइंग दैट कि ये आपके एम्पायर को बताते हैं। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र तक आपके सिक्के मिले हैं, इसका मतलब ये आपका क्षेत्र रहा हुआ होगा, या किसी शासक ने यहां पर शासन किया होगा। इस चीज को इंडिकेट करता है। इसके अलावा सिक्कों पर कुछ जानकारी यदि मिलती है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम यदि देखें कि सिक्कों पर यदि किसी शासक का नाम है, तो उससे हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इट इज द नेम ऑफ द रूलर्स एंड इट इज रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू द कंसर्न डायनेस्टी। कोरोनेशन डेट्स जैसे हम देखेंगे 78 एडी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ है, तो उसका डेट हमें पता चल सकता है। रिलीजन्स, कनिष्क की दोबारा चर्चा करते हैं। कनिष्क ने अपने सिक्कों में बुद्ध की प्रतिमा बना रखी है, जो ये बताता है कि बुद्ध ही कनिष्क का रिलीजन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यदि सिक्कों में दो राजा आपको देखने को मिलते हैं, एक राजा ऊपर है, एक राजा नीचे बैठा हुआ है, इसका मतलब इस राजा ने इस राजा को हराया हुआ है। ऐसे सिक्के युद्ध में आपकी स्थिति को इंडिकेट भी करते हैं। तो ये तो हुई हमारे सिक्कों के महत्वपूर्ण या उसकी महत्वता की बात। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले या सबसे पहले चलाए गए सिक्के कौन से थे। तो सबसे पहले चलाए गए सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क का मतलब है 5 आकृतियां। आप यहां देखेंगे गौर से, तो यहां पर आपको अलग अलग आकृतियां दिखाई दे रही हैं। शायद आपको इनको ढूंढने में दिक्कत हो, क्योंकि ये 5 हैं या नहीं, इसमें आपकी संशय हो सकती है। लेकिन हमें इस चीज की चर्चा नहीं करनी है। हमें देखना है कि हाँ, पंच मार्क हैं और इनके 5 मार्क यहाँ आपको दिखाई देते हैं, जो ये बताते हैं कि ये सिक्के पहले, सबसे पहले सिक्के थे। पंचमार्क सिक्कों को ठप्पा मारकर बनाया जाता है, जिसे आपने बचपन में मिट्टी को दबाकर प्रेस कर करके बनाया गया।
तो आप जिस तरीके से खिलौने बनाते थे उस तरीके से ये सिक्के बनाए जाते थे। हाँ, उनमें मार्क बना दिए जाते थे, नदियों का, हाथी का, वगैरह वगैरह। इसके अलावा इन सिक्कों में खास विशेषता यह है कि इनके आकार अलग अलग हैं, लेकिन इनका वजन समान हुआ करता था। तो ये शुरुआती सिक्के का एक प्रकार हुआ करता था जिसे हम पंचमार्क सिक्के कहते हैं, और यह पंचमार्क सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 2nd सेंचुरी बीसी तक आपको देखने को मिलते हैं। और क्या क्या खास बात है इन सिक्कों की, तो हमने ये देखा कि ये ठप्पे मारकर बनाए जाते हैं। इन सिक्कों की खास बात यह है कि ये इरेगुलर इन शेप हुआ करते थे। इनका आकार निश्चित नहीं था, लेकिन ये आकार में लेकिन यह वजन में समान हुआ करते थे। मैंने यहां कुछ और सिक्कों को रखा हुआ है ताकि आप उनको हम बेहतर समझ सकते हैं। सबसे पहले जो सिक्के यदि हम देखें तो ये इंडो ग्रीक्स के सिक्के हैं। ग्रीक्स ने ही भारत के लोगों को सिखाया कि सिक्का गोल आकार का होता है। अभी तक हमारे सिक्के जो हैं वो अनिश्चित या अनियमित आकार के हुआ करते थे, या यूं कहें चप्पल के आकार के हुए करते थे। तो ग्रीक्स ने हमें बताया कि उसमें सिक्के में रूलर्स का नाम लिखा जाता, उसकी एक आकृति बनाई जाती, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो सिक्का वो शक और पहलव का है। तो शक और पहलव या ग्रीक्स के सिक्के, ठीक है, इतने ज्यादा प्रभावशाली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आपका लेकिन जब आप इसी क्रम में कनिष्क के सिक्कों को देखते हैं तो आपको बुद्ध की आकृति दिखाई देती है, जो यह बताता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता है। आप गौर से देखेंगे इस सिक्के को तो इसमें आपको प्योरिटी भी नजर आएगी, लेकिन इसी कुषाण वंश के बाद आपको देखने को मिलेगा गुप्ता डायनेस्टीज का कॉइन्स। तो इस सिक्के में आपको प्योरिटी दिखाई नहीं देती, जो ये बताता है कि कनिष्क के टाइम पर अर्थव्यवस्था आपको अच्छी है, जबकि गुप्त के डायनेस्टीज के समय पर अर्थव्यवस्था में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। और इसका मेन कारण है सिल्क रूट। यदि आप सिल्क रूट को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सिल्क रूट क्या है, और मैं इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये है सिक्कों की कहानी, और इन सिक्कों से हम बहुत सारी चीजों को और भी सीख सकते हैं। क्या है वो चीजें, तो ध्यान दीजिएगा, इस सिक्के का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा खास है कि इस सिक्के से बनने वाले हैं हमारे कुछ नए रिलीजन्स। जी हाँ, एक सिक्के की कीमत आप क्या जानो, ठीक है। तो इस सिक्के से ही हमें 2 नए रिलीजन्स निकलते हुए दिखाई देंगे। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल मोड ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो पहले सिक्कों के आने के पहले हम अर्थव्यवस्था को किस तरीके से रन करते थे, या हम सिक्कों का प्रचलन से परिचित नहीं थे तो हम किस तरीके की व्यवस्थाओं को यूज करते थे। तो पहले सिक्के जब नहीं आए थे उस समय बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय यूज किया जाता था, लेकिन वस्तु विनिमय में बहुत सारी बाधाएं हुआ करती थी। जैसे मान के चलिए ए व्यक्ति और बी व्यक्ति के बीच में व्यापार होना है या व्यापार की संभावना है। यहां पर ए व्यक्ति जो है वो चाहता है 1 किलो टमाटर, लेट सपोज मान लीजिए, और बी चाहता है 1 किलो राइस उसे चाहिए, करेक्ट है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में व्यापार की संभावना तभी हो सकती है जब ये दोनों एग्री कर दें, यस, ए को राइस की आवश्यकता है और बी को 1 किलो टमाटर की आवश्यकता होगी, तभी ये व्यवस्था चल पाएगी। अदरवाइज हम इसे कहेंगे कि अर्थव्यवस्था बंद पड़ी हुई है, या यूं कहें कि ये डील हो पाएगी, नो। तो डील पॉसिबल तभी हो जाएगी जब दोनों की सहमति होगी। लेकिन जब इस व्यवस्था में इस तरीके के दोष आते हैं तो व्यक्ति कुछ और चीजों की ओर जाता है, और वो फिर सिक्कों की ओर गया और उसने मोड ऑफ एक्सचेंज के लिए वस्तु विनिमय की जगह करेंसी का यूज करना शुरू किया। और करेंसी के आने से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो खुल जाएगी। कैसे, अभी हम देखेंगे कि मुद्रा विनिमय में हम देखेंगे सिक्कों का प्रचलन होगा, और जब सिक्कों का प्रचलन होगा तो आर्थिक गतिविधियां तेजी से होंगी। ऑफकोर्स आपका व्यापार तेजी से बढ़ेगा, और व्यापार की तेजी से बढ़ने से बिजनेस इंक्रीज होगा। व्यापार तेजी से बढ़ रहा है तो सर 2 प्रभाव हो सकते हैं, और इन 2 प्रभावों को हम यहां समझेंगे। इस समय जो व्यापारी वर्ग है उसकी स्थिति बहुत अच्छी तरीके से होगी, या यूं कहें कि वर्ण सिस्टम के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में वैश्य की स्थिति आपको अच्छी दिखाई देगी, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो यही वर्ग विशेष जो है वो समाज में ऊपर आने की कोशिश करेगा। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वैश्य वर्ग है, लेकिन इसके पास पैसा होते हुए भी ये दुखी है। पैसा होते हुए भी ये दुखी क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे इस समाज में कौन से नंबर पर है, 3रे नंबर पर है।
ये तो यही बात हुई कि आप सबसे अमीर व्यक्ति को आप बैठने के लिए चेयर भी नहीं दे रहे हैं, या उसे आप पीछे की रो में बिठा दे रहे हैं, जैसे हमारे अडानी और अंबानी को हम पीछे की रो में बिठा दें। तो एक प्रकार से यह बेइज्जती का विषय होगा वैश्य के लिए, और वो वैश्य वर्ग भी चाहता है कि उसे भी समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान मिले, या कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था में ऊपर के क्रम में उसे जगह मिले। तो इस तरीके से वैश्य वर्ग अपनी स्थिति से, सामाजिक स्थिति से खुश नहीं है, और वो समाज में ऊपर आना चाहता है, और इसी क्रम में वो जो है क्षत्रियों को सहयोग करता है। क्योंकि हम यहां देखते हैं कि क्षत्रिय वर्ग भी ब्राह्मणों को चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, और वैश्य वर्ग जो है वो समर्थन दे रहा है क्षत्रिय वर्ग को, और इस तरीके से हम देखते हैं कि क्षत्रियों की चुनौती ब्राह्मणों को दी जा रही है, और क्षत्रिय से ही आपको दो नए रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, और वो दो धर्म हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जी हाँ, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहीं अलग से नहीं आए, लेकिन वो क्षत्रिय का ही पार्ट है, और क्षत्रिय से ही निकलकर डेवलप होते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सिक्कों के द्वारा जैन और बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, हम यहां देखेंगे कि व्यापार के बढ़ने से सिटियां बनना शुरू हो जाएगी, या उस क्षेत्र विशेष का तेजी से डेवलपमेंट होगा, और उस क्षेत्र विशेष को हम कहेंगे अर्बनाइजेशंस। और यहीं से हम देखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण आपको देखने को मिलता है। दिस इज द सेकंड अर्बनाइजेशन फेज, सिमिलर लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। लेकिन पहला नगरीकरण जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस में देखा है, वो समय के हिसाब से डिक्लाइन हो गया, लेकिन ये 6वीं शताब्दी का नगरीकरण आज भी चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिक्कों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और सिक्कों की इसी इंपॉर्टेंस को हमने यहां समझने की कोशिश की है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करके सिक्कों के महत्व को बता सकते हैं।